नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी 99 IS में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने जो है आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था। आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्लास में चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हम लोग क्या क्या देखते हैं। मित्रों, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता या आदि ऐतिहासिक काल की, तो इसका काल जो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें बहुत सारी सभ्यताएं हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा के बारे में। तो आइए देखते हैं इन स्थलों का उत्खनन वर्ष, उत्खननकर्ता किस स्थान पर उत्खनन किया गया और किस नदी के किनारे ये सभ्यताएं फली फूली और पनपी। तो पहला हड़प्पा, उत्खनन वर्ष 1921, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। हड़प्पा का स्थान है मांटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान। हड़प्पा रावी नदी तट के किनारे पनपी, फली फूली या विकास हुआ। मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष 1922 है मित्रों। उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी हैं। स्थान जो है सिंध के लरकाना जिला, पाकिस्तान में पड़ता है। ये भी सिंधु नदी के किनारे ही पाई गई। तो इस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों हड़प्पा रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर एक सभ्यता और है जिसका नाम रोपड़ है, जिसका नाम चन्हूदड़ो है। तो चन्हूदड़ो का उत्खनन वर्ष 1931 है। उत्खननकर्ता एन.जी. मजूमदार। यह स्थान सिंध है, पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे। तो इस प्रकार मित्रों, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो का जो एरिया है नदी का, तो दोनों सिंधु नदी के किनारे ही फली फूली दोनों सभ्यता। कौन कौन? मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब बात करते हैं चौथे की, तो रोपड़। रोपड़ का उत्खनन वर्ष है 1953। इसके उत्खनन करता है वाई.डी. शर्मा। स्थान पंजाब, जो भारत में पड़ता है। नदी सतलज नदी के किनारे। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पड़ता है। कालीबंगा की बात करें तो यह उत्खनन वर्ष है 1953। इसके उत्खनन करता एक घोष हैं। स्थान गंगानगर, राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे। लोथल 1955 ईस्वी से 1963 तक उत्खनन कार्य चलता रहा। उत्खननकर्ता एस.आर. राव। लोथल के उत्खननकर्ता एस.आर. राव। स्थान अहमदाबाद, गुजरात। नदी भोगवा नदी। धौलावीरा। धौलावीरा 1990 से 91। धौलावीरा उत्खनन वर्ष 1990-91। उत्खननकर्ता आर.एस. बिष्ट। स्थान कच्छ का रण, जो गुजरात पड़ता है। यहाँ कोई नदी नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता। हमने बताया सिंधु सभ्यता या आदि ऐतिहासिक काल, जिसका कार्यकाल माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो प्रमुख नगर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों नगर पाकिस्तान में पड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। सिंधु घाटी के बर्तनों को किस रंग के रंगने के बाद पकाया जाता था? तो लाल रंग, जो गेरू हुआ करता था, उसी से रंगने के बाद तब पकाते थे। सिंधु सभ्यता के बर्तनों में चित्रकारी किस रंग से की गई? तो काले रंग से। इसी में मिस्टेक होता है मित्रों। गेरू रंग से रंगने के बाद पकाया जाता था,
और चित्रकारी के लिए काले रंग का प्रयोग करते थे। कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि जब रंग दिया गया, अगर रंगने की बात आए तो लाल गेरुए से रंगा गया है, और अगर उस पर चित्रकारी की गई तो काले रंग से किया गया है, काले रंग से, ब्लैक कलर से। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो चित्र या चित्राक्षर लिपि मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्र या चित्राक्षर लिपि। चित्राक्षर लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न उठता है ना, अगर चित्राक्षर लिपि थी तो कितने प्रकार के चिन्ह मिलते हैं? तो 396 प्रकार के चिन्ह मिलते हैं चित्राक्षर लिपि में। सिंधु सभ्यता के मुख्य देवी देवता कौन थे? तो मुख्य देवी देवता सिंधु सभ्यता के पशुपति शिव थे उस समय। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता का चित्र बना है? पशुपति शिव का। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता का चित्र बना है मित्रों? पशुपति शिव का। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? तो मृण पात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के नाम से सिंधु सभ्यता को जानते हैं। सिंधु सभ्यता में कृषक जातियां किस रंग के बर्तन बनाती थी? तो लाल तथा काली मिट्टी के। लाल तथा काली मिट्टी के। मित्रों नमस्कार, विक्रम एकेडमी 99 IAS में आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है देखने में बहुत छोटा लगता है, और यहाँ से UPSC, UPPCS, अदर स्टेट PCS में निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं। जो भी इतिहास के प्रश्न आते हैं ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर से ही पूछे जाते हैं। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को कुछ देने के लिए। अवश्य इस वीडियो को देखें, सुनें। समय ना हो तो मित्रों जो है खाना बनाते समय ईयरफोन लगा लीजिए। जब आप खाना पीना खा के पढ़ाई लिखाई करके सोने जा रहे हो तब ऑन करके देख लीजिए। ये थोड़ा थोड़ा आप देखते रहेंगे तो आर्ट एंड कल्चर पर आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, सिंधु सभ्यता में कृषक जातियां किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाती थी? लाल तथा काली मिट्टी के। मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी कला। मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी कला। सिंधु घाटी सभ्यता की दोनों नगरों का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? प्रोफेसर मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों से तात्पर्य मित्रों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसके निर्देशन में हुआ? प्रोफेसर मार्शल। उत्खननकर्ता कौन था? हड़प्पा का दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी। लेकिन दोनों के निर्देशन कौन करता था? प्रोफेसर मार्शल करते थे। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ पाया जाता है? सिंधु सभ्यता से। वास्तुकला पूछा जाता है मित्रों, वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ से पाया जाता है? सिंधु सभ्यता से पाया जाता है। सिंधु सभ्यता किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मेसोपोटामिया का। कैसे लिंक कराना देखिए, सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या मिलता जुलता है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता का। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या है? समय कई विद्वान कई अपने अपने हिसाब से बताए हैं, जो मुख्य है हम 2-3 बता दे रहे हैं मित्रों। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। अर्नेस्ट मैक थे विद्वान। अर्नेस्ट मैक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अगर हम कार्बन डेटिंग की बात करें तो मित्रों 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है? वृक्ष का, पीपल का हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है मित्रों? तो पीपल वृक्ष का हुआ है।
कभी कभी बरगद भी दे देता है अगर पीपल ना रहे विकल्प में। अगर बरगद है तो बरगद लगाना है, अगर पीपल और बरगद दोनों है तो मित्रों पीपल ही लगाना है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? अब ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक, तो वृषभ का अंकन सर्वाधिक हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का उल्लेख हुआ है? ये 2-4 चीजें जरूर पूछते हैं कहीं न कहीं एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र का उल्लेख, किस वस्त्र का उल्लेख हुआ है? तो सूती वस्त्र, सूती कपड़े का उल्लेख हुआ है। सिंधु सभ्यता की समृद्धि किसके समय तक समृद्धि सिंधु सभ्यता की समृद्धि किसके समय तक बनी रही? तो मानते हैं मित्रों फारस के सम्राट अच्छेयनिद के समय तक। फारस का सम्राट था अच्छेयनिद के समय तक सिंधु सभ्यता की समृद्धि बनी रही। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते थे? तो चाक पर, जो कुम्हार आज भी चाक का प्रयोग करते हैं। अब तो बहुत परिष्कृत हो चुका है, पहले बेडौल टाइप रहा होगा, जैसे भी रहा होगा। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते थे? तो चाक पर। सिंधु सभ्यता में लिपि कैसे लिखी जाती थी? पहली पंक्ति में दाएं से बाएं तरफ, आप अपना दाहिना हाथ उठाइए और बाएं तरफ ले जाइए कॉपी पे। तो कैसे लिखा जाता था सिंधु सभ्यता में लिपि? जैसे हम आप कॉपी पे आज लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाएं से दाहिने हम लोग लिखते हैं। लेकिन वहाँ कैसे थी? पहले दाहिने तरफ से स्टार्ट करिए, बाएं तरफ अपनी उंगली ले जाइए तो वहाँ, फिर दूसरी पंक्ति में उसी के नीचे आप आइए, बाईं से दाईं ओर जैसे हम लोग लिखते हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें किस प्रकार आकार की हैं? तो वर्गाकार की। सिंधु सभ्यता की मोहरें किस आकार की हैं? तो वर्गाकार की। इन मोहरों की नाप क्या है? तो 2.25 इंच गुणे 2.25 इंच, अर्थात 2.25 इंच लंबी 2.25 इंच चौड़ी मोहरों की नाप थी। मोहरें किस आकार की थी? तो वर्गाकार आकार की थी। सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित हैं? तो हाथी दांत से भी निर्मित की गई थी, पकाई गई मिट्टी से भी निर्मित हुआ है, नीले और सफेद चमकीले पत्थर की भी बनी मिलती है। तो इस प्रकार मित्रों देखिए, सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित हैं? हाथी दांत 1 हो गया, पकाई गई मिट्टी 2 हो गया, नीले और सफेद चमकीले पत्थर से 3 प्रकार का। अर्थात जो है सिंधु सभ्यता की मोहरें 3 प्रकार से बनाई गई मिलती हैं। पहला क्या है? हाथी दांत, दूसरा पक्की मिट्टी से पकाई गई मिट्टी, तीसरा नीले और सफेद चमकीले पत्थर से। अगर मोहरें प्राप्त हुई तो इस पर ये प्रश्न उठता है, तो उन मोहरों पर आकृतियां जो बनाई गई थी या जो हमको मिला है, देखने को मिला है, वो किस प्रकार की थी? तो आकृतियां उभरी हुई थी। आकृतियां सिंधु सभ्यता में जो मोहरों पर मिली तो वो उभरी हुई मिली। सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? तो मोहरों से। सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? तो मोहरों से। डोरी खींचने से बांस पर चढ़ने वाले बंदर भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। सिर हिलाने वाले बैल, जैसे खिलौने वगैरह नहीं मिलता मार्केट में, उसी प्रकार से सिर हिलाने वाले बैल, पंख फड़फड़ाने और सीटी बजाने वाले पक्षी, ये सब सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना किस सामग्री से बना है? तो चीनी मिट्टी, जैसे चीनी मिट्टी का कप प्लेट आता है उसी से मिला है। क्या मिला है? 2 बंदर हैं जो आपस में एक दूसरे से आलिंगन करते हैं, ऐसा मिला है मूर्ति। और यह किस से बना है? तो चीनी मिट्टी से बना है। कांच का ओप चढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? चमक, ओप से तात्पर्य मित्रों चमक, पालिश आप कह सकते हैं अपनी भाषा में। कांच का ओप चढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में।
सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब माना जाता है? अलग अलग मत है। फिलहाल 1500 ईसा पूर्व ही माना जाता है, सर्वमान्य जो मत है। सिंधु घाटी स्थल का अंत कब माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व में। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे प्राचीन सिक्का कौन है? सबसे प्राचीन सिक्का कौन है? निष्क, NISK। वॉइस अगर ना समझ में आ रहा हो तो NISK, निष्क। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? निष्क। एक मिनट मित्रों। तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुआ है उसकी लंबाई चौड़ाई या माप क्या है? आप लोगों की तरह पढ़े ही होंगे। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा विशाल भवन प्राप्त होता है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन मिला मित्रों, उसकी लंबाई 242 फुट है और चौड़ाई जो है 112 फुट और दीवार की मोटाई 5 फुट है। फिर से समझिए मित्रों, विशाल भवन जो मिला सिंधु सभ्यता से, उसकी लंबाई 242 फुट और चौड़ाई 112 फुट और दीवार की मोटाई 5 फुट है। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में कैसी ईंटों का अधिक प्रयोग मिलता है? प्रश्न आता है ना। तो अगर ये सब मिला, भवन मिला, दीवार मिला, लंबाई चौड़ाई दिखा, तो इन भवनों का निर्माण होगा और वहाँ जो है निर्माण में किस प्रकार के जो है ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो पक्की ईंटों का। मित्रों, मैं गांव में ही पढ़ाता हूँ। बहुत सारे अराजक तत्व यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, शेर तो नहीं आता, जरा मैं इनको भगा के आता हूँ। मित्रों, जो भवन मिला उसका जो निर्माण हुआ वो पक्की ईंटों से किया गया था। सिंधुकालीन भवनों में किसका प्रयोग नहीं किया गया था? सिंधुकालीन भवनों में पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया था। सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियां अधिकांशतः किसकी हैं? जो मिट्टी से निर्मित मूर्तियां हैं सिंधुकालीन में, सिंधु सभ्यता में मिट्टी से निर्मित मूर्तियां अधिकांशतः या अधिकता किसकी थी? तो नारी की, स्त्री की। सिंधुकालीन नारी की मूर्ति के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर कुरूपता दिखाया गया था। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसा भोजन करते थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करते थे। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो पासा खेल, नृत्य, उस समय शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि का ये मनोरंजन का साधन मानते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके किनारे फली फूली? तो दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाति कौन सी है? तो सुमेरियन है मित्रों। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाति कौन सी है? सुमेरियन। मित्रों, अब हड़प्पा स्थल विशेष पर चर्चा करते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो काकबर्न ने। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपत शिव की। हड़प्पा की क्या चीजें प्रसिद्ध हैं? क्या चीज प्रसिद्ध है? तो मोहरें। हड़प्पा की मोहरें प्रसिद्ध हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी है? टेराकोटा। टेराकोटा से तात्पर्य है पकाई गई मिट्टी की मोहर, उसको टेराकोटा बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी है? टेराकोटा से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? चिकोटी पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? चिकोटी पद्धति। मित्रों, हमको खुद ही बहुत दिन स्टार्टिंग में कंफ्यूजन रहता था, चिकोटी पद्धति क्या है? मूर्तियां किस पद्धति बनी है? हड़प्पा में चिकोटी। अब आप कल्पना करिए कि आप मिट्टी लिए हैं अपने हाथ में
गीली मिट्टी। एक गोला आप बना दीजिए, उसमें से अपने 3 अंगुली से या 4 अंगुली से उसमें से थोड़ा सा उभार करिए, नोचिए, हाँ, और उठा दीजिए थोड़ा सा उंगली से, तो उसी को कहते हैं चिकोटी पद्धति। गीली मिट्टी में जो उभार आप ले आए, मान लीजिए एक हाथ का रूप दिए, एक चेहरे का रूप, सिर बना दिए, या गोला, एक बड़ा गोला एक छोटा गोला और उसी में ऐसे बना दिए, बनाने का प्रयास किए, जैसे कुकुरमुत्ता होता है, मशरूम होता है, उसी प्रकार से निकाले, तो उसी को कहते हैं चिकोटी पद्धति। हड़प्पा के अन्नागार में कुल कितने कमरे हैं? तो 12 कमरे हैं। लाल पत्थर की बनी मनुष्य के धड़ की मूर्ति, लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से। धड़ से तात्पर्य देख समझिएगा, सर नहीं है उसमें, हाथ भी नहीं है इसका, धड़, केवल धड़, गले के नीचे का पोर्शन। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। इस मूर्ति की नाप क्या है? 3.25 इंच। नेट पे आप देखेंगे, सर्च कर लीजिएगा, दिख जाएगा। यह मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। एक और मिलता है मृण मूर्ति, जो माँ और जुड़वा बालकों के साथ है। माँ है, उसके 2 जुड़वा बालक हैं। यह मूर्ति जो है हड़प्पा से मिली है। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष से। प्रश्न ऐसे पूछ लेता है घुमा के। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगरों से, जो ध्वंस का अवशेष बचा है वहां से। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया? 1878 में कनिंघम ने। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया मित्रों? कनिंघम ने, 1878 में। सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा में। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, आइए। हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई क्या है? 33 फुट। हड़प्पा राजमार्ग का फर्श किससे बना है? ईंटों का। हड़प्पा राजमार्ग में मुख्य दरवाजे किधर हैं? गलियों में। हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक समाज है। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया नाम से जानते हैं। मोहरों में सर्वाधिक सेलखड़ी की मोहरें जो है प्राप्त हुई हैं। मोहरें सर्वाधिक सेलखड़ी की प्राप्त हुई सिंधु सभ्यता में। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन। हड़प्पा सभ्यता के लोग चिकनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? चुनाई में, निर्माण में। हड़प्पा सभ्यता के लोग चुनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? यल आकार का। हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम दिया। क्या दिया? हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया। क्यों? सिंधु नदी के किनारे पड़ता था। हड़प्पा काल की ईंट किस मिट्टी से बनी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी से। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थी? जलोढ़ मिट्टी से। आइए अब चर्चा करते हैं मोहनजोदड़ो पर। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। अब विशाल स्नानागार मिल गया मित्रों, तो इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और गहराई होगी। तो इसकी लंबाई जो है 39 × 33 × 8, ऐसे याद करिए। 39 × 33 × 8। तो इस प्रकार विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की लंबाई 39 फुट लंबा, 33 फुट चौड़ा और गहरा 8 फुट। विशाल स्नानागार किस दिशा में बरामदा नहीं है? यहाँ जो स्नानागार मिला है, बरामदा किस दिशा में नहीं है? तो पश्चिम दिशा में नहीं है। स्नानागार के किस दिशा की तरफ सीढ़ियां हैं? तो उत्तर तथा दक्षिण में। स्नानागार में प्रवेश द्वार कितने हैं? तो 6। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्नानागार में कितने प्रवेश द्वार मिलते हैं? किसके? मोहनजोदड़ो के। तो 6 हैं। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। कुमुद वाले बैल की आकृत मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कुमुद वाले बैल की आकृत मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से।
कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इस मूर्ति की लंबाई क्या है? 9 सेंटीमीटर। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नटराज की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 7 या 8 इंच। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं? 4। मुर्दों को टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। योगी का धड़ कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। योगी का धड़ कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस स्थान की सभ्यता के समान माना जाता है? मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता के समान। मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता के समान मोहनजोदड़ो की सभ्यता समान मिलता है, दिखाई देता है। क्या माना गया? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत में किन किन स्थानों पर मिलते हैं? तो पंजाब में पहला, दूसरा रोपड़ में, तीसरा राजस्थान में, चौथा कालीबंगा में और गुजरात में लोथल। पंजाब में रोपड़, राजस्थान, सॉरी मित्रों, गलत मैं बोल गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? तो पंजाब में एक रोपड़ स्थान, वहां से मिला। राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में लोथल है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था या किससे ज्ञात होता है? तो भवनों के जो अवशेष मिले, स्नानागार मिला, सड़कें मिली, नालियां मिली, भित्ति चित्रों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो को वास्तुकला प्रचलन था, ज्ञान था। इस समय भवनों का निर्माण किससे होता था? तो पक्की लाल ईंटों से। पक्की लाल ईंटों से। पक्की, अब ईंट हमने बताया कि पक्की ईंटें से बना, तो उस ईंट की नाप क्या थी? माप, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो 10.25 इंच लंबा, 5.25 इंच चौड़ा, 2.25 इंच मोटा। इस प्रकार आप 10 × 5 × 2.25 पक्की ईंटों की माप है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति किससे बनी है? बहुत पूछते हैं, यूजीसी में भी कई बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति किससे बनी है? पत्थर से। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी मोहरें प्राप्त हैं? तो 3 मोहरें। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी मोहरें प्राप्त हैं? 3 मोहरें। टिकरे में नाव का रेखा चित्र कहाँ उत्कीर्ण है? मोहनजोदड़ो में। टिकरे में नाव का रेखा चित्र कहाँ उत्कीर्ण है? मोहनजोदड़ो में। कुंभकारों के 6 भट्टे तथा गले हुए तांबे के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं में आवृत एक देवता का अंकन है। जो 4 पशु, वो 4 पशु कौन कौन है? चीता, हाथी, गैड़ा तथा भैंसा है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है उसके पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण मिला। तो उस स्तूप का निर्माण जो कुषाण काल में कुषाण वंशों ने करवाया था। मोहनजोदड़ो स्थल के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा भी दी गई। मित्रों, मोहनजोदड़ो के स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई। उस टीले को स्तूप टीले की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि वहां कुषाण कालों ने जो है एक स्तूप का निर्माण कराया था पूरब दिशा में। किस स्थल से संगमरमर के साक्ष्य मिले? तो मित्रों, मोहनजोदड़ो के ही समय था संगमरमर का जो साक्ष्य मिला। सबसे बड़ी सड़कें कहाँ मिलती हैं? तो मोहनजोदड़ो में। अब आइए मित्रों, चर्चा करते हैं लोथल। पक्के रंग में रगे हुए पात्र कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। मर्तबान में धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त है? लोथल से। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास तथा लताएं चित्रित हैं? लोथल तथा रंगपुर में ये मिला है। लोथल तथा रंगपुर में इस सिंधु सभ्यता का एक स्थान है। वहाँ यहाँ के पात्रों, बर्तनों पर मानव का चित्र,
पक्षी का चित्र, सर्प का, अनाज की बाल, घास तथा लताओं का चित्र मिलता है। किस पर? पात्रों पर। कहाँ? लोथल तथा रंगपुर में। किस समय की सभ्यता? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में सवाधान के अवशेष सवाधान का अवशेष, उस समय सवाधान होता था, उसका भी अवशेष मिला। कहाँ से? लोथल से। लोथल की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि क्या है? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह। उस समय लोथल ही एक ऐसा स्थान था जहां नदियों समुद्रों के द्वारा व्यापार किया जाता था, तो वह स्थान जो है लोथल ही था। लोथल के उत्खनन में क्या क्या प्राप्त हुआ? लोथल के उत्खनन में मृद भांड, उपकरण, मोहरें, बाट से मतलब तौलने वाला जो बाट माप होता है, तथा पाषाण उपकरण। मनका मतलब जो माना में गुड़िया टाइप होता है, उसका मनका बनाने कारखाना लोथल और चन्हू दड़ों से ही मिलता है मित्रों। मनका बनाने का जो कारखाना था, फैक्ट्री थी, वो लोथल चन्हू दड़ों से मिलता है। यहाँ चावल के साक्ष्य मिलता है। कहाँ? लोथल से। लोथल मित्रों ध्यान दीजिएगा, लोथल से चावल का साक्ष्य मिलता है और लोथल तथा रंगपुर दोनों से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा लागता है कि भूसी का साक्ष्य जो है, जो धान था उसकी कुटाई उटाई जो है रंगपुर में किया, और चावल लेके आए लोथल में, कुटाई कहाँ हुई? रंगपुर में। तो भूसी वहीं छोड़ दिए रंगपुर में, और चावल लेके आए लोथल, तो वहां भी भूसी मिला, वहां तो चावल मिला लोथल में, क्योंकि चावल लेकर चले आए और भूसी छोड़ दिए रंगपुर में। तो लोथल में क्या मिला? तो धान की भूसी के साक्ष्य, तथा रंगपुर में भी भूसी के साक्ष्य। रंगपुर में चावल का साक्ष्य नहीं मिला है, केवल भूसी का। लोथल तथा रंगपुर में भूसी का साक्ष्य मिला है, और लोथल में चावल का साक्ष्य मिला है। अर्थात लोथल में चावल और भूसी दोनों का साक्ष्य मिला है, और रंगपुर में केवल भूसी का साक्ष्य मिला है। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस स्थल को कहते हैं? लोथल को। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस स्थल को कहते हैं? लोथल को। मित्रों आइए चन्हू दड़ो पर चर्चा करते हैं। चन्हू दड़ो कहाँ स्थित है? पहला प्रश्न। तो यह मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वहां से 80 मील दक्षिण दिशा में, वहां से दड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में। पीतल की बनी बत्तख कहाँ से प्राप्त हुई? तो चन्हू दड़ों से। पीतल की बनी बत्तख कहाँ से प्राप्त हुई? तो चन्हू दड़ों से। चन्हू दड़ों से प्राप्त अवशेष में क्या क्या प्रमुख है? तो अलंकृत हाथी मिलता है चन्हू दड़ों से, खिलौना का अवशेष मिलता है चन्हू दड़ों से, एक कुत्ता जो बिल्ली का पीछा करता हुआ, उसका पदचिन्ह चन्हू दड़ों से। सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक जो महिलाएं लगाती हैं, वो जो है लिपस्टिक, वही लिपस्टिक कहाँ से मिलता है? चन्हू दड़ों से। चन्हू दड़ों से प्राप्त ईंटों का आकार कैसा है? तो वक्राकार। यहाँ मित्रों देखिए अभी इसके पहले हमने देखा था कि एक ईंट का माप 10 इंच गुणे 5 गुणे 2.25 इंच, वो कहाँ से मिला था हमको? मोहनजोदड़ो से। ठीक। अब अगर बात करें कि चन्हू दड़ों की, तो यहाँ ईंट जो है वक्राकार प्राप्त होता है। हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? हल्का पीला रंग। हल्का पीला रंग पात्र, बर्तन। यहाँ के चन्हू दड़ों के बर्तनों में हल्के पीले रंग का कलर किया गया था। लिपस्टिक का साक्ष्य चन्हू दड़ों से ही मिलता है।
किस हड़प्पाई स्थल से झूकर तथा झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? तो चन्हू दड़ों से। अब आइए मित्रों देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा के जो घर बने वो कच्ची ईंटों से बने। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष, अगर अवशेषों की बात करें तो कालीबंगा से हमको मुहरें जो है बेलनाकार मिली, हल के निशान मिले। कहाँ से? कालीबंगा से। ईंटों से निर्मित चबूतरे कालीबंगा से, हवन कुंड कालीबंगा से, अन्नागार कालीबंगा से, अलंकृत ईंट का प्रयोग कालीबंगा से, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा से, प्रतीकात्मक समाधियां आदि कालीबंगा से। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां दिखाई पड़ी। एक जो है पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। कालीबंगा में अगर हम निर्मित सड़कों की बात करें और गलियों की बात करें तो समानुपातिक ढंग से बनाया गया था। किस ढंग से था? समानुपातिक ढंग से कालीबंगा में जो निर्मित सड़कें और गलियां थी एक दूसरे के समानुपात में काटती थी। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल दोनों से मिलता है। कालीबंगा और लोथल दोनों से मिलता है। लकड़ी की नाली के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, नाली खेत में मिट्टी का ही रहता है, लेकिन वहाँ नाली घर से निकलने के लिए या बाहर सड़क के किनारे जो भी नालियाँ थीं वो लकड़ी से बनी थी। प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले। वह जो है किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता में किस जगह फर्श को अलंकृत के साक्ष्य मिले? अलंकृत करने के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिलते हैं। फर्श का, जमीन, फर्श मतलब जमीन। कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई? सुई डोरा जिससे हम अपना वस्त्र सिलते हैं, जरूरत पड़ने में कहीं फट गया वो। कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से। धौलावीरा की अगर चर्चा करें मित्रों अब, तो सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े आकार के लिप वर्ण धौलावीरा से मिला। समझिएगा, सबसे बड़े आकार का लिप वर्ण कहाँ से मिलता है? बड़े आकार का लिप वर्ण मित्रों कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से। किस हड़प्पाई स्थल में दुर्गीकृत इलाका पश्चिम के बजाय दक्षिण दिशा में स्थित है? तो धौलावीरा में। धौलावीरा एक हड़प्पाई स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है धौलावीरा। यहाँ जो दुर्गीकृत इलाका था वो पश्चिम के बजाय दक्षिण दिशा में स्थित था। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? पूरे भारत में अगर हड़प्पा कालीन विशाल बस्ती की बात करें तो धौलावीरा है। फिर समझिएगा मित्रों, धौलावीरा में जो लिप वर्ण मिला वो सबसे बड़े आकार का। दूसरा क्या? इनका जो दुर्गीकृत इलाका था वो दक्षिण दिशा में था स्थित, पश्चिम दिशा में नहीं। भारत में की अगर बात करें तो हड़प्पा कालीन जो बस्तियां थी उसमें धौलावीरा सबसे विशालतम था। अब रोपड़ की चर्चा कर लेते हैं। परवर्ती हड़प्पा कला की वस्तु के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ मिलता है? कहाँ से मिला? रोपड़ से। परवर्ती हड़प्पा कला की वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ मिला? रोपड़ से। रोपड़ से ही मित्रों हमको कुल्हाड़ी के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं, शायद ऐसा है। कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमको? रोपड़ से। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था, अब कहाँ है?
अगर हम मित्रों बात करें कि स्वतंत्रता जब हमको प्राप्त हुई 1947 में, अगर उसके बाद जो स्थल की खुदाई की गई वो रोपड़ ही था। एक सभ्यता है कुएटा। कुएटा सभ्यता की खोज सर आयु रैल स्टीन ने करी। कुएटा सभ्यता की खोज बराबर सर आयु रैल स्टीन। किस सभ्यता में, अगर प्रश्न उठाए हैं तो किस सभ्यता में हमें सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन मिला? तो कुएटा सभ्यता ही था। कुएटा सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन का अवशेष मिला। एक झोब सभ्यता है, आइए इस पे भी चर्चा करते हैं मित्रों। झोब सभ्यता या झोब संस्कृति को किस जगह की प्रसिद्धि संस्कृत मानी जाती है? यह उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है। तो उत्तरी बलूचिस्तान की संस्कृति मानी जाती है। झोब संस्कृति किस जगह की संस्कृति प्रसिद्ध संस्कृति है? तो ये उत्तरी बलूचिस्तान की। पकाई गई मिट्टी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो झोब सभ्यता से। कुबड़ा नहीं कहते हैं, और कुबड़ा है भी कुबड़ा। कुबड़दार साँड़ों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो झोब सभ्यता से। झोब संस्कृति को और क्या कहा जाता है? तो लाल रंग की मृदभांड संस्कृति से। झोब संस्कृति को और क्या कहा जाता है? तो लाल रंग की मृदभांड संस्कृति। अब एक सभ्यता और है झूकर तथा झांगर। मित्रों, भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन इस सभ्यता से प्राप्त हुए। कहाँ से? झूकर तथा झांगर सभ्यता से। पकाई गई मिट्टी अनेक रोचक मूर्तियां भी प्राप्त हुई झांगर से। पकाई गई मिट्टी की अनेक रोचक मूर्तियां झांगर से प्राप्त होती है। अगर सन 1932 ईस्वी की बात करें तो सन 1932 ईस्वी में किस सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम श्री एन.जी. मजूमदार ने पुरातत्ववेत्ताओं को कराया? ये एन.जी. मजूमदार जी थे, पुरातत्ववेत्ता थे। 1932 ईस्वी में एक सभ्यता का परिचय कराया। उस सभ्यता का नाम झूगर तथा झांगर सभ्यता है। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का आज जो है क्लास यहाँ पूरा होता है। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक मित्रों आपको टफ लग रहा हो या नहीं पढ़ पाए हों तो उसको अगर आप चाहते हैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। हम नंबर डाल देंगे इसमें, उस पर आप व्हाट्सएप करिए। हम आपके लिए वह वीडियो बना के अवश्य भेजेंगे, डालेंगे। नमस्कार। आपने समय दिया विक्रम एकेडमी 99 IAS में, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।